अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल BS इन जेनेरिक फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द MCQs, द वेरी बेसिक MCQs रिलेटेड अबाउट पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग और समराइजिंग। सो इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इनके कुछ बेसिक MCQs हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर्स, एग्ज़ाम्स। ओके, जनरली let's begin the video. Generally, the dash in a paragraph introduces the topic. पैराग्राफ में हमें टॉपिक का कैसे पता चलता है? फर्स्ट सेंटेंस से, फर्स्ट फ्रेज से, फर्स्ट क्लॉज से या फर्स्ट वर्ड से। सो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज द टॉपिक सेंटेंस विच गिव अस अबाउट द, जो कि हमें बताता है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है। व्हाट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस और अ पैराग्राफ कॉल्ड? हम फर्स्ट सेंटेंस जो होता है पैराग्राफ का, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन सेंटेंस कहते हैं या एक्सक्लूसिव सेंटेंस कहते हैं या टॉपिक सेंटेंस और बोथ ए एंड सी। सो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ को हम इंट्रोडक्शन सेंटेंस भी कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव सेंटेंस नहीं कह सकते, टॉपिक सेंटेंस भी कह सकते हैं, जो कि हमें मेन आइडिया के बारे में बताता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी। A sentence which state the main idea of a paragraph is called dash sentence. वो सेंटेंस जो कि हमें पैराग्राफ के मेन आइडिया के बारे में बताते हैं उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? सपोर्टिंग टॉपिक, कंक्लूडिंग एंड एक्सपैंडिंग। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, टॉपिक सेंटेंस। देयर आर डैश, बेसिकली डैश टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास पैराग्राफ में। 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं पैराग्राफ में। टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस होता है और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं। वेयर द मेन आइडिया शुड बी पुट अप इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम मेन आइडिया जो होता है वो कहाँ पे पुट अप करते हैं? इन द मिडल में, इन द बिगिनिंग में, एंड में, या फिर ऑल ऑफ देम। सो हमारे पास आता है कि बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ इज यूजुअली द टॉपिक सेंटेंस होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन एन एसे इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो होता है ऐसे में वो क्या होता है? द मिडल सेंटेंस इन द इंट्रोडक्शन। हमारे पास मिडल सेंटेंस जो होता है इंट्रोडक्शन में, उसमें हमारे पास जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है ऐसे में, या फिर फाइनल सेंटेंस होता है कंक्लूजन का, या फिर फर्स्ट सेंटेंस होता है इंट्रोडक्शन का, या फिर द फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस इन बॉडी पैराग्राफ 1, या फिर फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस होता है पैराग्राफ की बॉडी में। तो इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस होता है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है ऐसे में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एन ऐसे टाइटल शुड हैव, एन ऐसे टाइटल जो होता है शुड हैव क्या क्या होना चाहिए? ऐसे के टाइटल में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप होना चाहिए एंड में, मिनिमम ऑफ 12 वर्ड्स का होना चाहिए टाइटल, कैपिटल होना चाहिए, सीरियस उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होना चाहिए, या फिर कैपिटल होने चाहिए ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो टाइटल जो होता है ऐसे का, उसकी जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कैपिटल होने चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द टॉपिक सेंटेंस फॉर एन ऐसे इज कॉल्ड, टॉपिक सेंटेंस जो होता है ऐसे का उसे हम क्या कहते हैं? थ्योरी, थीम, हुक एंड थीसिस। सो टॉपिक सेंटेंस जो होता है ऐसे का, इसे हम थीम कहते हैं, जिसके बारे में हमें होल स्टोरी के बारे में पता चल जाता है। द कंक्लूडिंग पैराग्राफ शुड, कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो होता है तो शुड बिगेन होना चाहिए विद रिलेटेड रीस्टेटेड थीसिस से हमें स्टार्ट करना चाहिए कंक्लूडिंग पैराग्राफ, या बी योर लॉन्गेस्ट पैराग्राफ, या फिर ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट पैराग्राफ होना चाहिए, या फिर इसमें आपने सारे आइडियाज़ को रीस्टेट करना है। ऑलवेज एंड विद द रीस्टेटेड थीसिस, या फिर कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ होता है इसमें हम एंड करते हैं रीस्टेटेड थीसिस के साथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज कंक्लूडिंग सेंटेंस हमारे पास लास्ट पार्ट होता है पैराग्राफ का। वो लाइन होती है जिसमें हम जो ऊपर बातें की गई होती हैं टॉपिक सेंटेंस, उसको हम रीस्टेट करते हैं अपने अल्फाज में। सो ऑलवेज एंड होता है विद द रीस्टेटेड थीसिस के साथ। इन द डैश पैराग्राफ यू रिक्वेस्ट एक्शन सच एज अपॉइंटमेंट एंड इंटरव्यू और सम अदर डेफिनेट एक्शन। कौन से पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट करते हैं एक्शन के लिए, किसी अपॉइंटमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए, या फिर किसी डेफिनेट एक्शन के बारे में आप रिक्वेस्ट करते हैं कि हो जाए? सो इस पैराग्राफ को, ऐसे पैराग्राफ को हम क्या कहते हैं? ऐसे पैराग्राफ को हम क्लोजिंग पैराग्राफ कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ हुक इन एन ऐसे इज ऑल्सो कॉल्ड, ऐसे में हम हुक जो यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? हुक जो होता है ऐसे में उसे हम और क्या कह सकते हैं? थीसिस स्टेटमेंट कह सकते हैं, अटेंशन ग्रैबर कह सकते हैं, क्लिंचर या नॉन।
तो हुक जो होता है इज एन ऐसे में इज अ थीसिस स्टेटमेंट के तौर पे इसे हम बोल सकते हैं, दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट। अ बॉडी पैराग्राफ शुड ऑलवेज बी, पैराग्राफ की जो बॉडी है वो कितनी होनी चाहिए, ओनली 3 और 4 सेंटेंसेस होने चाहिए, 5 to 7 सेंटेंसेस होने चाहिए, वेल डेवलप्ड होना चाहिए विद एडिक्वेट एग्जाम्पल्स के साथ, या फिर ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। सो बॉडी ऑफ पैराग्राफ शुड ऑलवेज बी 3 और 4 सेंटेंसेस होने चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ नरेटिव आंसर द क्वेश्चंस, एक नरेटिव जो होता है उसमें हम वो आंसर करता है किस किस्म के क्वेश्चंस का, who did it, what happened, what went wrong, and how do you do this. So option D is correct. Narrative answer the question about how do you do this. Culture enables people to dash what are proper or improper, what is viewed or normal or insane. Culture जो होता है वो enable करता है, लोगों को बताता है कि क्या प्रॉपर है, क्या इम्प्रॉपर है, क्या हमें व्यू करना चाहिए एज नॉर्मल या फिर इंसीन। तो कल्चर जो होता है ये इनेबल करता है पीपल को कि वो एनालाइज करे कि क्या प्रॉपर है, क्या इम्प्रॉपर है। सो ऑप्शन 1 ए इज करेक्ट। स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर डैश टेक्निक, स्किमिंग और स्कैनिंग जो होती हैं ये कौन सी टेक्निक्स है, दिस इज आर द रीडिंग टेक्निक्स। एक्सप्लेन, स्किमिंग और स्कैनिंग रीडिंग टेक्निक्स है व्हेन you try to get overall idea by reading about the text rapidly, what you do is dash। जब आप ट्राई करते हैं कि आप एकदम मतलब आप टेक्स्ट को रैपिडली रीड करके उसका मेन आइडिया कैच कर लें, सो इस तरह की रीडिंग को हम कौन सी टेक्निक कहते हैं, स्कैनिंग, स्किमिंग, समराइजिंग एंड अप्राइजिंग। सो स्किमिंग इज़ दिस टेक्निक जिसमें हम वंस हम सारा पैराग्राफ रैपिडली रीड कर लेते हैं, उसका मेन आइडिया कैच कर लेते हैं। स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर डैश मेथड्स, रीडिंग मेथड, राइटिंग मेथड, स्पीकिंग मेथड, दीज आर द रीडिंग मेथड्स। Which of these is not an important feature of paragraph? का important feature नहीं है, length, breadth, unity, coherence. Length is very important, breadth is not so much important, unity important है और coherence होनी चाहिए पैराग्राफ में। unity यानी कि हमारे पास पैराग्राफ की sentences में एक ही आइडिया के बारे में बात की जाए, सो दिस इज़ द यूनिटी। तो ब्रेड जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है। एंड एवरेज लेंथ ऑफ अ सेंटेंस जो होती है पैराग्राफ में शुड अबाउट कितनी होनी चाहिए, 15 to 20, 2 to 5, 25 to 30 and 5 to 10 words. So 15 to 20 are appropriate answer. Which of these is not the characteristic of a good essay? ये करेक्टरिस्टिक नहीं है इनमें से। फेकनेस होनी चाहिए ऐसे में, क्या ये गुड करेक्टरिस्टिक है? ब्रेविटी होनी चाहिए, डिग्निटी, स्टाइल, पर्सनल टच होना चाहिए। सो फेकनेस इज नॉट अ गुड करेक्टरिस्टिक, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फेकनेस। विच ऑफ दीज शुड बी इवेडेड इन अ गुड ऐसे? हमारे पास आता है एक अच्छे ऐसे में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, स्लैंग, डिग्निफाइड वर्ड, यूनिटी, ब्रेविटी। डिग्निफाइड वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिटी ज़रूरी है, ब्रेविटी ज़रूरी है, स्लैंग इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्लैंग। विच ऑफ दीज ऐसे टेल अ स्टोरी? कौन से ऐसे में हमें स्टोरी बताई जाती है? नरेटिव में, डिस्क्रिप्टिव में, रिफ्लेक्टिव में, नरेटिव में, आर्ग्यूमेंटिव में। सो डिस्क्रिप्टिव में हमें ये यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा गया है, स्टोरी टेलिंग इज द नरेटिव। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ दीज एक्सप्लेन अ सब्जेक्ट? कौन से ऐसे में हमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, यानी कि एक सब्जेक्ट पे बात की जाती है नरेटिव में, एक्सपोजिटरी में, आर्ग्यूमेंटिव में, डिस्क्रिप्टिव में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई विल एक्सप्लेन दोज। नरेटिव में स्टोरी टेलिंग होती है, एक्सपोजिटरी में हम एक सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव में हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में हम किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सो एक्सपोजिटरी इज द करेक्ट ऑप्शन। द डैश ऑफ योर समरी शुड कंटेन द ऑथर थीसिस और सेंट्रल कंसेप्ट स्टेटेड इन योर ओन वर्ड। हमारी समरी में कौन सी जो सेंटेंस होते हैं जो कि ऑथर की थीसिस हमें बताते हैं, उसका सेंट्रल कंसेप्ट हमें बताते हैं,
तो और हमने अपने ओन वर्ड्स में उसे स्टेट करना होता है. फर्स्ट सेंटेंस और टू or these are all options are there is same. so for correct option यही है कि फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में हमें सेंट्रल आइडिया के बारे में बताया जाता है. Summarizing involves putting dash into your own words including only the core points. Summarizing जो होता है इसमें हम अपने own words जो है उसमें ऑथर की जो पॉइंट होता है उसे डिस्क्राइब करते हैं अपने ओन वर्ड्स में. तो उसके ऑथर के हमने किन वर्ड्स को डिस्क्राइब करना होता है, मेन आइडिया को, जनरल आइडिया को, एक्सप्लिसिट आइडिया को, ऑल ऑफ देम. तो मेन आइडिया को हमने अपने ओन वर्ड्स में लिखना होता है. डैश इज ऑलवेज वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड डजंट कंटेन एनी इडियम, मेटाफर, sayings and complicated English style. It is almost always in the writer's own word. हमारे पास जो है क्या ऐसी चीज़ है या हमारे पास कौन सा ऐसा वो है कि जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल भी हो, अंडरस्टैंड हम आसानी से कर सके, उसमें ना ही कोई इडियम्स हो, मुहावरे ना हो, मेटाफर्स ना हो, तशबीहात ना हो, सेइंग्स ना हो, कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश स्टाइल ना हो और बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में हो, अपने ओन वर्ड्स में हो, तो उसे हम समरी कहते हैं, स्किमिंग कहते हैं या पैराग्राफ कहते हैं, स्टोरी. सो समराइजिंग इज योर ओन वर्ड्स. विच काइंड ऑफ ऐसे यूज़ द 5 सेंसेस, किस ऐसे में हम 5 सेंसेस यूज़ करते हैं. सो दीज आर डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, एक्सपोजिटरी, आर्ग्यूमेंट. डिस्क्रिप्टिव में हम यूज़ करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ CV, यानी कि डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास आ गया 5 सेंस. हम इसे यूज़ करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में हमें एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या लाइक हम किसी मैन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि दिस मैन इज़ सो टॉल, ब्रेव एंड हैव अ ह्यूज लार्ज आइज एंड ब्रॉड चेस्ट. तो उसके बाद हम 5 सेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ CV, CV का क्या पर्पस है. इट इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर अबाउट योर एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल एंड इंटरेस्ट. ये बताते हैं एम्प्लॉयर के एजुकेशन के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, स्किल्स और इंटरेस्ट के बारे में. या फिर इट इन्फॉर्म अबाउट द अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है इसमें. या फिर ये इन्फॉर्म करते हैं एम्प्लॉयर को अबाउट द की पॉइंट ऑफ मीटिंग एंड सजेस्टेड. सो मेन द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1 कि वो वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन के बारे में बताते हैं. शुड इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स. रेज्यूमे में हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए. एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, साइटेशन, रेफरेंसेस, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लीजर इंटरेस्ट एंड स्पेसिफिक स्किल्स, इनसाइड एड्रेस, अल्टेशन, कोर्टियस क्लोज एंड इनक्लोजर. बोथ AB आर करेक्ट. सो रेज्यूमे में हमारे पास एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लीजर इंटरेस्ट और स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में बताया जाता है. एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इन CV स्टार्ट विद. एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो होता है CV में हम कहाँ पे स्टार्ट करते हैं. द मोस्ट रिसेंट फर्स्ट डिटेल हम हमारे पास द मोस्ट रिसेंट फर्स्ट में हम बताते हैं या फिर अर्लियर इन एवरी जॉब इन डिटेल, हर एक जॉब के बारे में डिटेल में बताते हैं, या फिर इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल. तो बोथ A एंड B यानी कि रिसेंट में अभी हम क्या करें और जो अर्लियर जॉब्स हैं उसके बारे में बताते हैं. क्रोनोलॉजिकल हम नहीं बताते, यानी कि पास्ट इवेंट्स में क्या क्या हुआ है वो हम सारी कहानी नहीं सुनाते. फीचर ऑफ अ स्टैंडर्ड CV आर. स्टैंडर्ड CV की क्या क्या फीचर्स हैं. प्लेन वाइट A4 पेपर होना चाहिए, कंसाइज सेंटेंसेस होनी चाहिए, फोकस ऑन एकम्प्लिशमेंट पे फोकस करना चाहिए, एकेडमिक एंड एम्प्लॉयर रेफरेंसेस होनी चाहिए, ऑल ऑफ देम. सो करेक्ट ऑप्शन इज D, ऑल ऑफ देम. You have had jobs in several industries. Which of the following resume format will help you best describe your qualification for job you are pursuing? यानी कि आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में आपने जॉब कर चुके हैं, अब आप रेज्यूमे फॉर्मेट बना रहे हैं, तो आपको कौन सा रेज्यूमे फॉर्मेट जो होता है वो आपकी क्वालिफिकेशंस को बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है. क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, फंक्शनल और स्किल बेस्ड रेज्यूमे, combination resume, and D both answer B, C. So correct is D. What are considered the primary reason for creating a resume? रेज्यूमे क्रिएट करने के लिए प्राइमरी पर्पस क्या होना चाहिए. रेज्यूमे जो होता है ऑब्जेक्टिव समरी होती है ऑफ योर स्किल एंड अचीवमेंट्स की, जो कि कन्वे करता है टू द रीडर को वाई कि आप किससे हायर्ड किए जा रहे हैं, और रिफ्लेक्ट करता है आपकी इंडिविजुअलिटी को. या फिर रेज्यूमे जो होता है ऑप्शनल होता है कि आपने क्रिएट किया एक पोर्टफोलियो और
आप सैम्पल्स अपने वर्क के सैम्पल्स शो कर रहे हैं, या फिर रेज्यूमे हेल्प करता है टू गेट योर फुट इन द डोर फॉर एन इंटरव्यू के लिए आप जाएं। बोथ आंसर इन सी आर करेक्ट है, बी वाला करेक्ट नहीं है। कवर लेटर इज़ अनदर नेम होता है फॉर, कवर लेटर जो होता है ये एक दूसरा नाम है इन्वेलप का, फाइल का, जॉब एप्लीकेशन का या प्रोफाइल का। तो जॉब एप्लीकेशन का दूसरा नाम कवर लेटर भी है। A CV should be word processed and never hand written. CV जो होती है word processed होनी चाहिए, hand written नहीं होनी चाहिए. So it's true. A CV can be used for any application. CV हम किसी भी application के लिए use कर सकते हैं. True, perhaps, false, not. So answer is true. A CV could be written in reverse chronological order. क्या हमें CV को reverse chronological order यानी कि past events के बारे में उसमें लिखना चाहिए. So that's true, perhaps, false, not. So option C is correct. False. CVs should always be accompanied by a covering letter. क्या CV पे हमें हमेशा ज़रूरी है कि cover letter हो उसके साथ? So true, perhaps, false and non. So answer is false. You should compose a different CV for each employer. हम कंपोज करते हैं डिफरेंट सीरीज़ को, हर एक अलग अलग एम्प्लॉय के लिए एक CV होती है. सो दैट्स ट्रू, परहैप्स फॉल्स एंड नॉन. दैट्स ट्रू. It is best to leave out any information such as age or poor exam result which could prejudice an employer against you. क्या ये सही है कि हम अपनी CV में वो इन्फॉर्मेशन भी लिखें, यानी कि जैसे कि हमारी एज और पुअर रिजल्ट अगर हमारे हैं वो भी हमने मेंशन करना है, ताकि इससे बाद में हमें कोई मसला ना हो. So that's true. Cover letters are generally dash page at most in length, divided into a header, introduction, body and closing. Cover letter जो होता है ये generally कितने पेज का होता है? So 3, 2, 1 and 4. तो 1 पेज का होता है जिसमें header होता है, introduction होता है, body और closing होती है. A cover letter serve करता है to dash, introduce yourself, illustrate your communication skill, create a favorable first impression, all of them. So all of them. Dash is a document used by individual to present their background and skill. वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने बैकग्राउंड स्किल्स के बारे में मेंशन करते हैं? ईमेल, कवर लेटर, रेज्यूमे, बिजनेस लेटर. सो ऑप्शन इज रेज्यूमे correct. Hope so you will understand these MCQs are very helpful for you. If you like the video, like, share, subscribe.